हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शानी क्लासेस में। सभी को शुभ संध्या मेरी ओर से। राधे राधे। आज आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है। यहाँ पर हम क्लास करेंगे फटाफट, डू इट फास्ट। टेलीग्राम पर ज्वाइन रहिए ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अपलोड होने के कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। आधे घंटे 1 घंटे ले जा रहा है, जो कि आपके कमेंट आ रहे हैं, मैंने देखा। बट फ्रेंड्स, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो यूट्यूब की तरफ से है। सो उसके लिए इसलिए आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। हर एक क्लास होने से 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले वहाँ पर लिंक दिया जाता है, तो आपको एक भी क्लास नहीं मिस हो पाएगा जिन भी बच्चों का मिस हो रहा है। यही एक सोल्यूशन है जो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए आप टेलीग्राम जरूर जाएं। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस। अगर आप वहाँ पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास की। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं हिंदी के, जो कि वेरी शॉर्ट है। मतलब 1 नंबर के प्रश्न है, थोड़ा सा लिखना है और नंबर लेके अपने घर चलना है। तो आपको क्या करना होगा, ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो यही सारी वीडियोस को 2 से 3 बार देख लिया करिए। लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नोट्स सीरीज सब कुछ है, अवेलेबल है। इस वजह से आप लिखने का कष्ट मत उठाइए। आप बस एक काम करिए, वो भी क्या है कि वीडियोज़ को हर अल्टरनेट डेज पे आकर रिपीट कर लिया करिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। फुल डिटेल में क्लास को डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए टेलीग्राम पर राज सर है, उनसे कांटेक्ट करिए, आपको नोट्स मिल जाएगी। फटाफट रिवीजन करना शुरू करिए। आपके पेपर मई तो बहुत दूर हो जाएगा, अप्रैल में ही होगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के साथ नहीं होगा, क्योंकि उनका थर्ड सेमेस्टर जो है चल रहा है वो मई में कंप्लीट नहीं होगा, तो काफ़ी दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसा भी रहेगा पता चलेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि अप्रैल फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट में, अप्रैल फर्स्ट वीक में कह रही हूँ, हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम मिल रहे हैं, 25 नंबर का यह पेपर होगा। 18 क्वेश्चन आपको आएंगे, 12 नंबर आपका हिंदी में पासिंग है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो दिया गया है, जरा आप देखिए। कह रहा है कि भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। सिंपल प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए, जो कि 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है लिखने को, मेनली 1 नंबर में भी आता है, बहुविकल्पी में भी चूज करने को आता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहला इसका 4 दक्षताएं, यानी कि वो 4 स्किल बतानी है। तो पहला है पढ़ना, दूसरा है लिखना, तीसरा है बोलना, चौथा है पढ़ना लिखना बोलना सुनना। ये साना हो गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में कार में कुछ फॉन्ट गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पर सुनना होगा। ठीक है, पढ़ना बोलना सुबह पाली, तो ये ध्यान रखिएगा। ये स्किल से प्रश्न आपको टेट सुपर टेट हर जगह मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। याद करने की ट्रिक है सुबो पाली। क्या है? सुबो पाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? जो अक्षरों का समूह होता है, अक्षरों के जो ढेर सारे समूह होते हैं, इनका दूसरा नाम क्या होता है? तो मैं बताना चाहती हूँ, एक ही वर्ड, वन वर्ड का आंसर है, वो है वर्णमाला। क्या होता है? वो है वर्णमाला। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। शा शा शाह किस प्रकार के व्यंजन है? शा शा शाह किस प्रकार के व्यंजन है, ये आपसे पूछ रहा है। स श शाह किस प्रकार के व्यंजन है, यहाँ पर सिंपल तरीके से। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। शाखा शाह ये किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन है, जो कि तीसरा प्रश्न है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? सिंपल सिंपल है। देखिए एक बात जानिए, जितने भी प्रश्न आपको मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, उसका करने का मकसद क्या है कि आपके सारे रिवीजन, उन्होंने बोला था कि पहले हम पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी के एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, फिर कुछ अगर उसमें बचता है या कोई और भी चीज़ें हैं, कोई टॉपिक है छूट गया है, नहीं करवाया है मैंने, तो मैं आपको जो रिवीजन करवाना है, ये आपका रिवीजन चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे ही मैं सारे प्रश्नों के द्वारा रिवीजन करवाऊंगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ना और उसमें से प्रश्न को छांटना अभी आप बहुत ही नहीं समझ पाए, तो वो प्रश्न को छांट के मैं आपको करवा रही हूँ। तो ये आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही है, जो कि आज मैं काफ़ी दिन से 10 दिन से लगातार हर सब्जेक्ट की रिवीजन क्लासेस कर रही हूँ। आपकी 12 बजे की मैंने क्लास आज जो ली थी, उसमें आपको क्वेश्चंस करवाए थे, टेलीग्राम पर सारे लिंक दिए रहते हैं, वहाँ से आइए, वीडियोज़ को देखिए, आपकी हेल्प होगी। ठीक है, और मैं बीच बीच में इस तरह से बता के आपको हर हफ्ते में 3-3 4-4 टेस्ट लूँगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन से? दक्षताएं और कौशल एक ही चीज़ें हैं, इसलिए दोनों प्रश्न लिया कि कहीं आप कंफ्यूज होकर गलती ना कर दे। 4 दक्षताएं हिंदी भाषा में और 4 कौशल, ये एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है? श्रवण, वाचन, उच्चारण, वाचन और अभिव्यक्ति, मतलब पढ़ना, सुनना बोलना पढ़ना, यही आपने पढ़ा है, यही 4 स्किल है। सुबोपाल इसमें भी वही लागू होता है।
अब यहाँ पर कभी कभी दक्षता देकर पूछ लेता तो कभी कौशल देकर पूछ लेता, बोथ आर सेम। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। अनभिज्ञ और मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द भी आता है, विलोम शब्द की परिभाषा भी कभी कभार आती है, उनके एक दो उदाहरण आते हैं, नहीं तो आपको ऐसे लिखने को मिलेगा। तो विलोम शब्द की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो आपको पता है जो विपरीत अर्थ दे हर शब्द का। अनभिज्ञ का पूछा है तो उसका होगा सुविज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम शब्द होगा सुविज्ञ, मुक्त का विलोम शब्द होगा बंधन। ठीक है, नेक्स्ट 6। चतुरंग्या किस प्रकार के व्यंजन है? ये कैसे व्यंजन होते हैं? तो एक ही वर्ड में आंसर है। आप जानते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन कितने? चतुरंग्या ये संयुक्त व्यंजन है। अभी इसमें एक कम है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको ये संयुक्त व्यंजन है, ये लिखने को भी आ रहा है और आपको टिक करने को भी आ सकता है। तो दोनों तरीके से आपका लाभ हो जाएगा, पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट। ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? लिखिए। ओ और आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न आपके सीरीज से मैच खाएंगे। ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान मैंने कई बार पढ़ाया है, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसका कंठ और ओष्ठ होता है। ठीक है, कंठोष्ठ होता है। ओ और अ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ को मिलाकर होता है, इसीलिए उसको कंठोष्ठ उच्चारण किया जाता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? 7 प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। चलिए, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोग की प्रेजेंस, आप लोग के लाइक बड़े कम रहते हैं, तो फिर एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी का भी ध्यान रखा करिए। नेक्स्ट देखिए, यार फ्रेंड्स कुछ तो और नहीं हो रहा तो लाइक तो कर ही देते हैं ना। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये आपको पता है, ये 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। संख्या कितनी है ये आपको बहुविकल्पी बन सकता है। लिखने वाले को यार अलावा कैसे व्यंजन है? तो ये एक अंतस्थ व्यंजन है। तो ये आपका हो गया 8वां। आगे बढ़िए। अनुस्वार किसे कहते हैं? यहाँ पर आपके सामने 9th क्वेश्चन है। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। सिंपल तरीके से अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण जो होता है वो झटके के साथ होता है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। ये एक क्वेश्चन है। इस तरीके से अनुस्वार का संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, सारे की परिभाषा आपको, अयोगवाह किसे कहते हैं, इन परिभाषाओं को और उनसे संबंधित उदाहरण को जरूर तैयार करिए। लिखने को आएगा, टेट में आएगा, सुपर टेट में आएगा, हर सेमेस्टर में आएगा, तो एक बार पढ़िए, आपको हर जगह काम आएगा। देखिए क्या बोला गया था कि अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट 10th। लिपि किसे कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, साधारण सा। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने की विधि ही लिपि होती है। जो भाषा हम लिख रहे हैं, जो भाषा हम प्रयुक्त कर रहे हैं, जिन्हें बोल रहे हैं, उसकी लिखने की जो विधि होती है उसको हम लिपि कहते हैं। लिखने की, भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। अथवा ये एक परिभाषा लिख सकते हैं कि मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित है या हम जिनका प्रयोग करते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों को हम प्रकट करने के लिए जो लिपिबद्ध चीज़ों का, समूहों का यूज़ करते हैं, अक्षरों का, वो हमारे लिपि चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन की संख्या क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शाखा, शाहा, इनकी संख्या 4 होती है। संख्या ध्यान रखिएगा, अब विकल्पी के साथ साथ आपको यहाँ पर भी दिखने को मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? सब रिवीजन हो रहा है। परिभाषा किसी में बता रही हूँ तो किसी में उदाहरण बता रही हूँ। जितना हो सकता है वो हर तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आप उस चीज़ को सीख पाएँ और बेस्ट से बेस्ट कर पाएँ। समझ में आ रही है बातें? आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं यहाँ पर ध्यान सक्सेस, मतलब हर चीज़ कर रही हूँ तो इतना ध्यान होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। इनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वही है और संघर्षी व्यंजन भी वही, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए दोनों बातें हम ले लेते हैं। हर्ष स्वर किन्हें कहते हैं? हर्ष स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? कुछ ऐसे जो व्याकरण की चीज़ें हैं वो भी ध्यान में ज़रूर रखिए, क्योंकि प्रश्न बनता है, उदाहरण से प्रश्न बनता है, इनके उदाहरण का बहुविकल्पी में प्रश्न बनता है। हर्ष स्वर किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। यानी कि जिनकी संख्या 4 है, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। जब एक मात्रा होती है तो पाइप के द्वारा लगाए, 2 मात्रा होती है तो यस बनाया जाता है। जब आपको रोला, चौपाई, छंद आपको जो है डीएलएड में तो नहीं है, लेकिन जब आप उसमें पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, थोड़ा सा डीएलएड में, ज़्यादा नहीं है,
टेट में जब पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये मात्रा तो तब समझ में आएगी, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा जिसको लघु गुरु कहते हैं। आगे बढ़ो। आवर्जन और उचित का विलोम बताना है। विलोम शब्द भी आता है, पर्यायवाची भी आती है, मुहावरे भी एक दो ठो आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या था, आवर्जन और उचित का विलोम क्या होगा। तो आवर्जन का विलोम प्राचीन होता है, उचित का अनुचित होता है। आवर्जन का प्राचीन, उचित का अनुचित। तो ऐसे संबंधित कुछ जो है ना आपको विलोम शब्द वगैरह, मुहावरे, पर्यायवाची ज़रूर याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी आप हर चीज़ को बढ़िया कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम लग रही है? नहीं, मैं प्रश्न बारी टू बारी प्रश्न करवा रही हूँ। ये पीडीएफ भी आपको दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पास जब भी मन हो तभी आप देख सकते हैं, ताकि आप क्लियर हो जाए, आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट +14, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जुड़ जाते हैं उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द। अच्छा, आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द जो वन वर्ड होता है वो पूछा जा रहा है। अब देखते हैं वो क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है। कोई प्रॉब्लम किसी को? आई होप नहीं होगी, समझ जाएंगे आप हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी है, सिंपल चीज़ें हैं, नो प्रॉब्लम। आगे आइए, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। 14 आपको यहाँ पर वन वर्ड में क्या है वो देखते हैं। अच्छा, ये वैसा प्रश्न था, ओ समझ गई अब। देखिए क्या है, ग्रंथ के बचे हुए अंश, ये पूरा प्रश्न ही है, वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है। मैंने ये पीडीएफ मैंने काफ़ी दिनों पहले बनाया, इसलिए मुझे रिमेम्बर नहीं था। ठीक, देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है 14 प्रश्न में कि ग्रंथ के बचे हुए अंश, जो कोई ग्रंथ है, ग्रंथ आप जान रहे हैं, जो कभी कोई भी ग्रंथ हो, जो उसका जो बचा हुआ अंश होता है, जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, लास्ट में उनको ऐड किया जाता है, उनको वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उनको सूक्ति कहते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? उनको सूक्ति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 15, अंश और अंश का अर्थ क्या होता है? ये श्रुति संबंधार्थक शब्द होते हैं, जो कि मैंने पढ़ाया है और बताया था। आज फिर बता देती हूँ कि ये श्रुति संबंधार्थक शब्द वो होते हैं जो सुनने में एक जैसा प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो अलग होता है, और लिखा मतलब उनका लिखना भी अलग होता है। देखिए यहाँ पर अंश लिखा है, अंश पढ़ेंगे, उसको भी अंश पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सरौता वाला सा यूज़ हुआ है और यहाँ पे सीटी वाला सा यूज़ हुआ है, लेकिन पढ़ने में इसको भी अंश बोलेंगे, इसको भी अंश बोलेंगे। तो अंश और ये श्रुति संबंधार्थक शब्द होते हैं। तो एक अंश का मतलब कंधा होता है और सीटी वाले अंश का मतलब भाग या हिस्सा होता है। तो कोई एक याद करेंगे, आपको ये पेपरों में बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि कौन से साल में आया है, लेकिन ये पेपर में कई बार पूछा गया। आप अपनी सीरीज से मैच कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, अल्प विराम का प्रयोग क्या? विराम चिन्ह, सारे चिन्ह जितने भी हैं 14-13 मैंने आपको बताए हैं, सबके चिन्ह आपको याद होने चाहिए, उदाहरण आपको ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि विराम चिन्ह क्या होता है, उदाहरण बताइए। उदाहरण विराम चिन्ह, एकाहरा विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम क्या होता है, एक दो उनके प्रयोग बताइए, कहाँ पर प्रयोग होता है। तो ये प्रश्न बनेगा। विराम चिन्ह का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो विधियाँ वगैरह बताई थी वो इम्पॉर्टेंट है, सुलेख अनुलेख ये सब क्या होता है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार रिपीट होता है। 16 प्रश्न देखिए, अल्पविराम का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए प्रयोग पूछा है, अल्पविराम किसे कहते हैं ये नहीं प्रयोग पूछा है। तो यहाँ पर है, किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग अल्प देने के लिए होता है, मतलब जहाँ पर हमको थोड़ा सा रुकना हो, क्षण तनिक भर रुकना हो, ये यानी कि कॉमा इसका सिंबल होता है। तो चिन्ह भी आपको अलग पेंसिल से बनाना होगा या पेन से, ताकि वो अलग दिखे, कि जहाँ पर जिस भी वाक्य में या कथन में हमको तनिक दे क्षण भर के लिए रुकना होता है, वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, या हम ढेर सारी कोई चीज़ें उनको अलग अलग दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यानी कि उसको मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अरे अरे उसे रोको जाने मत दो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब अरे कोई आया है, अरे इसे रोको नहीं जाने दो। तो दोनों के अल्प विराम का एक अपना महत्व है, आपको उचित जगह पर लगाना होगा, वरना आपके अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। तो चाहे कथन की बात हो या लिखने की बात हो, ये चीज़ सही होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, 17 देखिए, ये 17वां प्रश्न आपका है फ्रेंड्स। इतने अभी 15 मिनट हुए, हम 17 प्रश्न में हैं। ये बात ध्यान रखिए कि लाइव क्लासेस में हम आएंगे जब बहुत फ्री रहेंगे टाइम से, वैसे हम डेली कोशिश कर रहे हैं कि बनाएं और आपके साथ आएँ, लेकिन ऐसे पढ़ने पे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होता है, आपका भी मेरा भी, मेरा क्या, मेरा समय बचता है और आपका भी समय बचता है। तो समय कीमती है और हम सीख भी लेते हैं, तो कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा चीज़ सीख रहे हैं, वो बेस्ट है कि 10 घंटे टाइम वेस्ट करना बेस्ट है। टाइम इज़ मनी, टाइम गया तो फिर सब कुछ चला गया, ठीक है। लेखन के प्रकार बताइए। तो 3 प्रकार के लेखन के प्रकार होते हैं, एक सुलेख,
एक अनुलेख, एक श्रुतिलेख। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं, एक एक लाइन की परिभाषा इनकी बहुत बार पूछी गई है, तो आप प्रिपेयर रहिए कि आपको भी प्रश्न बन जाएगा और आपको करना होगा। इसीलिए सुलेख की परिभाषा, अनुलेख की परिभाषा, श्रुतिलेख की परिभाषा ये आपको आनी ज़रूर से ज़रूर चाहिए। 17वां प्रश्न हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छी लग रही है क्लास? क्वेश्चन हिंदी के हो रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, तो लाइक करना बिल्कुल ना, जोर जोर के भर भर के शेयर करिए, भर भर के लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट मतलब कमेंट करिएगा कि क्लास अगर कोई दिक्कत है तो वही बताइए कि मैम यहाँ दिक्कत है, आपको ये फंस रहा है तो हम करवाएंगे। ठीक है, रिप्लाई भी करते हैं, हर बात आपकी सुनते भी हैं। आगे बढ़िए तो मेरी भी सुन लीजिए। 18वां प्रश्न है, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? लेखन शिक्षण जो लिखते हैं, लिखना आप सीखते हैं, लिखने का शिक्षण जो लेते हैं, उसका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर उत्तर में आप बताएंगे कि भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीक या संकेत के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो वही लेखन कहलाता है। जो हम भाषा ये बोल रहे हैं, इनमें इनको जब हम लिखते हैं तो हम जिन संकेतों को लिखने का लिपिबद्ध करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं वो लेखन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। लेखन शिक्षण की कुछ विधियां बताइए। तो कुछ विधियों का नाम लिख दीजिए, जरूरी नहीं कि कितनी है क्या है, बस लिख दीजिए। तो एक है जैक्टॉट विधि, ये जैक्टॉट है, यहाँ पे टा होगा ना कि रा। जैक्टॉट विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि। अब आपको हिंदी में 2 नंबर के प्रश्नों में एक बनेगा कि जैक्टॉट विधि क्या होती है, मॉन्टेसरी विधि से आप क्या समझते हैं, पेस्टोलॉजी की विधि क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो विधियां अभी तो नाम मैंने बताया है, आपको इनके क्या होती है इससे संबंधित पूरे प्रश्न पूछ लेगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दे रही हूँ, तैयारी आपको करनी होगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित और मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के जो विचार हैं उनको लिखने, उनको अभिव्यक्त करने के लिए या तो हम लिखने का साधन यूज़ कर रहे हैं या मौखिक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा वाक्य कहलाता है। आगे चलिए, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये देखिए प्रश्न आपके पेपरों में आया हुआ है, इसलिए मैंने लिया है, इसलिए कहा था कि 3rd सेमेस्टर की हिंदी की क्लासेस आप लोग भी अटेंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी हेल्प होगी। संस्कृत की भी, हिंदी की भी, कंप्यूटर की भी। आप कंप्यूटर की थोड़ी कम, क्योंकि सिलेबस थोड़ा अलग है, लेकिन यह है कि आप हिंदी और संस्कृत कर सकते हैं, जो कि आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो जब भी मैं टेलीग्राम पर लिंक देती हूँ तो वहाँ पर देखा करिए, अगर हिंदी की क्लास चल रही, संस्कृत क्लास चल रही, तो बिना कहे आकर देख लिया करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आइए, लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता ये है कि लेखन जो है उसमें शब्द वाक्य को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना। लेखन शिक्षण की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि आप जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का, जिन विराम चिन्हों का, जिसका भी आप प्रयोग कर रहे हो, उसको एकदम प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, उसका स्वरूप क्लियर होना चाहिए। और जिस व्याकरण या वर्तनी का आप प्रयोग कर रहे हो वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए, आपकी वर्तनी हमेशा सही होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे उसको गलत उच्चारण करेंगे और बच्चे भी वही चीज़ गलत लिखेंगे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? जो भाषा के एक शिक्षक है उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो पहला पॉइंट है कि शिक्षक लेखन में निपुण हो। जो टीचर है वो लेखन की कला में निपुण हो, उनको लिखना प्रॉपर तरीके से अच्छे से आना चाहिए, ताकि वो लेखन की विद्या सही हो, ताकि अगर टीचर अच्छा लिखेगा तो बच्चे भी साफ सुथरा लिखेंगे, वर्तनी गलत नहीं होगी। भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, क्या मतलब जो भाषा है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, या जो भी कुछ भी है, उनको भाषा जो पढ़ा रहे हैं, जो विषय है, उससे संबंधित पूरी जानकारी उनको होनी चाहिए। प्रवाह में वक्ता हो, मतलब बोलने में जैसे म ऐसे थोड़ी कोई बोलेगा आम, और ऐसे कोई ऐसा कोई चिल्लाएगा? देखो, मैं हर चीज़ इसलिए बताती हूँ, हर एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप खुद सोचो, कोई टीचर है जो प्रॉपर फ्लुएंसी के साथ बोल रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसका अपना एक लुक रहता है, समझ में आता है, अच्छा भी लगता है। शिक्षक का उच्चारण शुद्ध, टीचर को सही बोलना चाहिए। अब आम होता है माम 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 करेगा तो उल्टा पढ़ेगा टीचर ही, तो बच्चे तो गलत पढ़ेंगे। तो ये सारे गुण उनमें नहीं होनी चाहिए। तो ये रहे 23 प्रश्न, जो कि मैंने 23 प्रश्न का PDF बनाया था। आप जुड़े थे शालिनी क्लास के साथ, मैंने आपको यहाँ पर 23 प्रश्न करवाया है। इस समय सिर्फ 20 मिनट की क्लास लगभग हो रही है, जहाँ पर आपको 23 प्रश्न करवाया गया। हमने हर अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया है। क्लास कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई प्रॉब्लम अगर प्रश्न में लगी, कोई गलत भी प्रश्न लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट से बेस्ट तैयारी करिए, हर एक चीज़ आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स।